नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रीशियन के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो परीक्षा में अक्सर कर पूछे जाते हैं, उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो जब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हथौड़ा का प्रकार लिखे। जो हथौड़ा हैमर होता है वो कौन कौन से प्रकार होते हैं उनके बारे में पूछा है। पहला ऑप्शन है पंजा हथौड़ा, दूसरा ऑप्शन है गेंद पिन हथौड़ा, तीसरा ऑप्शन है दोनों ए और बी, तीसरा ऑप्शन है तार स्टीपर। तो दोस्तों हैमर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पूछा है इसने। तो पहला है पंजा हथौड़ा, दूसरा है गेंद पिन हथौड़ा। दोस्तों इनके जो नाम है ये हिंदी में है। पंजा हथौड़ा को बोलते हैं क्लैंप हैमर, क्लो हैमर, और गेंद पिन हैमर को बोलते हैं बॉल पिन हैमर। तो दोनों हैमर के ही प्रकार है दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। कौन सा होगा दोस्तों? सी। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। हैमर का काम क्या है? दोस्तों हैमर क्या काम आता है उसके बारे में पूछा है। तो ये तो बेसिकली सभी जानते हैं कि हैमर को किस लिए काम में लेते हैं। कील को पुश करने के लिए, या कील खींचने के लिए, या दोनों ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हम हैमर का यूज़ क्यों करते हैं कि कोई भी कील है उसको ठोकने के लिए और उसे निकालने के लिए। तो इसके जो ऑप्शन होगा वो सी सही होगा। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट। तार खाल उखेड़ने वाला का नाम क्या है? जो तार है उसके ऊपर का जो इंसुलेशन है उसको हटाने के लिए किस टूल्स का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों तार के ऊपर का अगर इंसुलेशन हमें हटाना है तो हमें कौन सा टूल यूज़ करना है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो पहला ऑप्शन है इंसुलेशन निकालने के लिए, दूसरा ऑप्शन है तार में शामिल होने के लिए, तीसरा ऑप्शन है दोनों ए व बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तार की खाल उधेड़ने वाला मतलब इंसुलेशन हटाने वाला टूल्स जो होता है उसका नाम है वायर स्ट्रिपर, और उसका काम क्या होता है कि इंसुलेशन उसके ऊपर से वो हटाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, कि तार के ऊपर का इंसुलेशन निकालने के लिए। तो अब हम चलते हैं उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का काम क्या है? तो इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन को हम किस लिए काम में लेते हैं दोस्तों? ड्रिल यानी छेद करना। तो उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? पहला ऑप्शन है दीवार में होल करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है ऑब्जेक्ट को पुश करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दीवार में होल करने के लिए। दीवार में होल मीन्स दीवार में छेद करने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर। विद्युत नाली क्या है? विद्युत नाली जो होती है वो क्या है? पहला ऑप्शन है तार, दूसरा ऑप्शन है ट्यूब, तीसरा ऑप्शन है स्विच, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई। तो दोस्तों विद्युत नाली क्या है कि उसके अंदर हम केबल डालते हैं, पाइप डालते हैं। ये होती है विद्युत नाली की खासियत, जिसके थ्रू हम लाइट को, विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले जाते हैं। ये काम करते हैं हम इलेक्ट्रिक ग्राइंडर से, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक ग्राइंडर। उससे हम क्या करते हैं कि दीवार में जीरी बनाते हैं। जीरी बनाने के बाद में उसमें हम पाइप डालते हैं, फिर पाइप में हम वायर डालते हैं, तब हम उनके कनेक्शन करते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी। उसके बाद में है नेक्स्ट, इंसुलेशन के प्रतिरोध को मापा जाता है। इंसुलेशन जो होता है उसके प्रतिरोध को हम कैसे मापते हैं? पहला ऑप्शन है वाट मीटर की सहायता से, दूसरा है वोल्ट मीटर की सहायता से, तीसरा है मेगर से, चौथा है सारे विकल्प सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? मेगर की सहायता से हम इंसुलेशन प्रतिरोध नापते हैं, अर्थिंग की जांच करते हैं, और प्रतिरोध भी हम उसी से जांचते हैं। नेक्स्ट आपको एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र को आपको पहचानना है कि ये किसका है। पहला ऑप्शन है वाट मीटर, दूसरा है मल्टीमीटर, तीसरा है एमीटर, चौथा है सारे विकल्प सही है। तो दोस्तों ये है जो आपको दिखाई दे रहा है ये चित्र, ये है एक्चुअल में मल्टीमीटर का। इस मल्टीमीटर का काम क्या है? धारा को मापना, वोल्टेज को मापना, और प्रतिरोध को मापना, और निरंतरता की जांच करना। इसलिए इसको मल्टीमीटर बोला जाता है, क्योंकि ये मल्टी काम करता है इसलिए। तो
अगला क्वेश्चन है हमारा, इन धातुओं में सबसे ज़्यादा चालकता है। तो आपको ऑप्शन पढ़ने हैं पहले। पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा ऑप्शन है चांदी, तीसरा ऑप्शन है लोहा और चौथा ऑप्शन है सारे विकल्प। तो दोस्तों ये जो 4 विकल्प आपको दिए हुए हैं, इनमें से सबसे अधिक चालकता कौन सी धातु की होती है? तो वो है इसमें सही आंसर सिल्वर, चांदी की। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी इंसुलेटेड सामग्री है? इंसुलेटेड मतलब जिसको हम अगर लाइव सप्लाई में छू भी दे तो हमें वो करंट नहीं देता है। तो ऐसा कौन सा है? हमें इंसुलेशन ढूंढना है कि इनमें से इंसुलेशन कौन सा है। पहला है तांबा, दूसरा है सोना, तीसरा है चांदी और चौथा है कागज़। तो दोस्तों आपको ए, बी और सी तीनों विकल्प जो दिख रहे हैं, ये एक विद्युत के चालक होते हैं। इनमें से धारा प्रभावित होती है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा डी, कागज़। कागज़ के अंदर विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है और इसे हम इंसुलेशन के लिए उपयोग में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वोल्टेज की इकाई क्या है? वोल्टेज की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है वाट, तीसरा ऑप्शन है एम्पियर, ये चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वोल्टेज की इकाई जो होती है वो होती है वोल्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, वोल्ट, जिसको हम इंग्लिश के वी वर्ड से डिनोट करते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मेगर एक साधन है जो किन प्रतिरोधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मेगर मीटर जो होता है उसके बारे में इसने पूछा है कि मेगर जो एक साधन है उसका प्रतिरोध के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किन के लिए? पहला ऑप्शन है इंसुलेशन के लिए, दूसरा ऑप्शन है समाई मतलब कैपेसिटेंस के लिए, तीसरा ऑप्शन है भार के लिए, लोड के लिए और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इंसुलेशन। जो मेगर मीटर है उसका उपयोग हम रेजिस्टेंस, इंसुलेशन और अर्थिंग, इन तीनों की जांच 1 मीटर से हम कर सकते हैं। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, दो बिंदुओं के बीच संभावित अंतर क्या कहलाता है? दो बिंदु जो हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। और वो क्या कहलाती है? वो क्वांटिटी वोल्टेज कहलाती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए, वोल्टेज। नेक्स्ट है दोस्तों एलईडी का पूरा नाम। एलईडी आप सभी यूज़ करते हैं घर के अंदर, उसी का इसने पूरा नाम पूछा है कि एलईडी का पूरा नाम क्या होगा। पहला ऑप्शन है लाइट इमिटिंग डायोड, दूसरा ऑप्शन है लाइट एनर्जी डायोड और तीसरा ऑप्शन है लाइट इम्यूलेशन डायोड और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एलईडी का पूरा जो नाम है वो है लाइट इमिटिंग डायोड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, हमारे घरों में वोल्टेज की आपूर्ति क्या है? तो जो हमारे घर के अंदर वोल्टेज आती है वो कितने वोल्टेज तक आती है उसके बारे में इसने पूछा है। तो दोस्तों हमारे घर के अंदर जो वोल्टेज आती है वो पहला ऑप्शन है 220 से 240, दूसरा ऑप्शन है 150 से 180, तीसरा ऑप्शन है 1000 से 1500 वोल्ट और चौथा ऑप्शन है 132 किलो वोल्ट। तो दोस्तों हमारे घर के अंदर जो वोल्टेज आती है वो आती है कितनी? 220 से 240 वोल्ट, लगभग 230 के आसपास। तो दोस्तों इसमें सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उपलब्ध नालिका के प्रकार क्या है? उपलब्ध नालिका मतलब जो नाली होती है, जो कंड्यूट पाइप जो होते हैं उनके बारे में पूछा है। पहला ऑप्शन है पीवीसी नाली, दूसरा ऑप्शन है लचीली नाली, तीसरा है हैवी गेज स्टील स्क्रूड कंड्यूट, भारी गेज स्टील खराब हुई नाली, ये सभी। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो है हमारे नाली के प्रकार हैं और ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। निरंतर बस तारों के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो निरंतर बस तारों के लिए हम करते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, दूसरा है तांबा, तीसरा ऑप्शन है आयोजन सामग्री और चौथा ऑप्शन है चांदी के बने। तो दोस्तों निरंतर बस तारों के लिए हम यूज़ करते हैं एल्युमिनियम, क्योंकि ये बिल्कुल सस्ता पड़ता है। उसके बाद में है दोस्तों, एक निर्माण स्थल पर बिजली के उपकरण का उपयोग करते समय एक सुरक्षित वोल्टेज क्या मान जाता है? तो
तो निर्माण स्थल पर अगर हम काम कर रहे हैं दोस्तों कहीं पे भी, तो एक सुरक्षित वोल्टेज कितना माना जाता है वो आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से। पहला है 115 वोल्ट, दूसरा है 220 वोल्ट, तीसरा है 240 वोल्ट और चौथा है 110 वोल्ट। तो दोस्तों सुरक्षित जो वोल्टेज माना जाता है निर्माण स्थल पर, कंस्ट्रक्शन साइट पर, वो होता है 110 वोल्ट। उसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। शॉर्ट सर्किट के मामले में खालिस्तान सर्किट पे प्रभाव होगा। तो दोस्तों अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो वहाँ पे जो करंट है वो कितना प्रभावित होगा सर्किट के अंदर, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है बहुत कम, तीसरा ऑप्शन है साधारण और चौथा ऑप्शन है अनंत। तो दोस्तों अगर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन बनती है तो वहाँ पे करंट जो फ्लो होगा वो अनंत होता है। अनंत मीन्स उसकी गणना नहीं कर सकते, मतलब वहाँ पे जो है शॉर्ट सर्किट की तरह, अभी आपने देखा होगा कई बार शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भी लग जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। अगला हम चलते हैं दोस्तों, प्रकाश बिंदुओं को जोड़ने वाले सर्किट की अधिकतम लोड कितनी होती है? तो जो लाइटिंग पॉइंट जो होते हैं उसके लिए उस पॉइंट की लोड कितनी होती है आपको उसके बारे में बताना है कि जो हम सर्किट के अंदर लाइटिंग लोड जोड़ते हैं उसका कितना मान होता है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों 500 वाट, दूसरा ऑप्शन है 750 वाट, तीसरा ऑप्शन है 800 वाट, चौथा ऑप्शन है 1000 वाट। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 800 वाट। जो हम लाइटिंग लोड के लिए जो पॉइंट्स यूज़ करते हैं वो 800 वाट तक के होते हैं। उसके बाद में है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बिजली पावर की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि पावर की इकाई क्या होती है, जूल्स होती है, हर्ट्ज होती है, वोट होती है या ओम होती है। तो दोस्तों पावर की इकाई होती है वॉट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। ऐसे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। श्रमिकों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए कंपनी को किस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है प्रमाणिक और मानक तकनीक, दूसरा ऑप्शन है कोई तकनीक, तीसरा ऑप्शन है अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, चौथा ऑप्शन है कोई विकल्प नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ए, प्रमाणिक और मानक तकनीक। जो स्टैंडर्ड तकनीक होती है वो ही उसके लिए अच्छी होती है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्प टीम प्रभावशाली दृष्टि के लिए ज़रूरी है सिवाय एक के। तो दोस्तों इसमें सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है टीम के समय को समझना, दूसरा है अप्रभावी टीम की अपेक्षा करना, तीसरा ऑप्शन है टीम के कार्यों पर ध्यान देना, चौथा ऑप्शन है प्रभावी समूह मानदंडों का विकास, उपयोग और पुनः मजबूत करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा आपको उसके बारे में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन हमने पढ़ लिए हैं सारे ऑप्शन, तो इसमें से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अपेक्षाकृत कम समय में कई विचारों को विकसित करने के लिए एक समूह तकनीक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है बुद्धिशीलता, दूसरा ऑप्शन है समझौता, तीसरा ऑप्शन है संघर्ष और चौथा ऑप्शन है आम सहमति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, आम सहमति। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किसी बहस का हिस्सा कम बनना है ये जानना क्यों ज़रूरी है? पहला ऑप्शन है फिलहाल जो महत्वपूर्ण लगता है बाद में महत्वहीन लग सकता है, दूसरा ऑप्शन है कभी कभी आक्षेप करने की स्थिति खराब हो सकती है, तीसरा ऑप्शन है गंभीर सहमति से बचने से केवल उस समय को रोक दिया जाता है जब कार्रवाई आवश्यक हो, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त के सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नियोजन प्लानिंग की सबसे अच्छी परिभाषा पहचानें। तो प्लानिंग जो होती है उसकी सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है वो आपको इन चारों ऑप्शंस में से पहचाननी है। पहला ऑप्शन है किसी संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने तरीकों का विकास करना, दूसरा ऑप्शन है एक एकीकृत प्रक्रिया जिसमें योजनाएं तैयार की जाती हैं जिसे संचालित और नियंत्रित किया जाता है, तीसरा ऑप्शन है योजनाओं को और योजना विभाग की मुख्य गतिविधि, और चौथा ऑप्शन है किसी संगठन के उद्देश्य को स्थापित करना और उन्हें पहुंचने के लिए साधन।
तो दोस्तों कोई भी प्लानिंग अगर हम करते हैं तो उसका सही आंसर क्या होगा, डी, किसी संगठन के उद्देश्य को स्थापित करना और उन्हें पहुंचने के साधन, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, खराब गुणवत्ता का प्रभाव किस पर पड़ता है, लागत पर पड़ता है, उत्पादन पर पड़ता है या लाभ प्रदाता पर पड़ता है। तो दोस्तों अगर खराब उत्पादन हमारा होगा तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, ये उपरोक्त जो दिए गए विकल्प है इन सभी पर पड़ेगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, वह व्यक्ति जो ये सुनिश्चित करता है कि सिस्टम समय पर विकसित होते हैं, बजट के भीतर और स्वीकार्य गुणवत्ता के साथ, उसे क्या कहते हैं। पहला है सिस्टम डिजाइनर, दूसरा है प्रोजेक्ट मैनेजर, तीसरा है सिस्टम स्वामी और चौथा है बाहरी सिस्टम उपयोगकर्ता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, सिस्टम डिजाइनर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी सहपाठी को बिजली के झटके मिलते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर उसको बिजली के झटके लगते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, पहला है बिजली बोर्ड को तुरंत फ़ोन करना चाहिए, नेक्स्ट है फायर ब्रिगेड डायल करें, तीसरा है बिजली कट करो मदद के लिए कॉल करें और चौथा ऑप्शन है सुरक्षित जगह खींचने का प्रयास करें। तो दोस्तों बिजली बोर्ड को फ़ोन बाद में करना चाहिए, पहले हमें उसको प्राथमिक उपचार देना चाहिए, बिजली को कट करके प्राथमिक उपचार देके फिर हमें मदद के लिए फ़ोन करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सी इसका राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। निर्माण स्तर पर विद्युत प्रतिष्ठानों को कितने अंतराल पर भ्रष्ट प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये कितने महीने पर करना चाहिए, हर एक 3 महीने में। नेक्स्ट है अगला, हजार्ड क्या है। पहला ऑप्शन है जब कोई दुर्घटना होने की संभावना होती है वह दुर्घटना होने का इंतज़ार कर रही है यह, या किसी भी चीज़ जिससे नुकसान होने की क्षमता है और हानि हो सकती है। नेक्स्ट है कुछ गलत होने की संभावना है। तो दोस्तों हजार्ड होने की जो ये क्वेश्चन है, हजार्ड क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा, ए, सी, किसी भी चीज़ जिससे नुकसान होने की क्षमता है और हानि हो सकती है वो सभी हजार्ड कहलाते हैं दोस्तों। और आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें एवं वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।